इतनी अव्यवस्थित है कांग्रेस के, कोई भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, कुछ भी कह दे। महाभारत में तो एक शकुनी था महाराज, हमारी पार्टी में कई शकुनी है। तो सद्बुद्धि की संभावना है, तो आप आला कमान में तलाशिए कि राहुल जी को ये सद्बुद्धि आ जाए कि वो ऐसे लोगों को पार्टी से दरकिनार कर दें। मुझे लगता है कि वो लोग महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के इस कांग्रेस को मार्क्स के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी तो जानते हैं कोठरी जो कर रही है वो कांग्रेस को डुबो रही है। अब हो सकता है ये दीमक मुझे खा जाए, या हो सकता है मैं इस दीमक को साफ कर दूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का प्लान बी क्या है? बीजेपी या कल की धाम? आप साधुओं के पीछे क्यों पड़े हैं? आप क्या चाहते हैं, बाबा राजनीति ना करें? 2024 में क्या देख रहे हैं आप? 2024 का जो चुनाव है वो एक धर्म युद्ध है। देश की जनता जिसके साथ होगी वो इस धर्म युद्ध में जीत जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। द बिग बेंच के द बिग डायलॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। खास इसलिए कह रहा हूं, हमेशा ही खास होते हैं, लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, देखिए द बिग डायलॉग में वो द बिग डायलॉग के लिए ही जाने जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम देखते हैं ना हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में हीरोज़ के डायलॉग हिट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन के डायलॉग हिट हो जाते हैं, राजकुमार साहब के डायलॉग हिट हैं, शाहरुख खान के डायलॉग हिट हैं, ऐसे ही भारतीय राजनीति में और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी में जो प्रमोद कृष्णम कह दें वो डायलॉग हिट हो जाता है। मेरे साथ आज आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी हैं और इनका एक बहुत ही सशक्त परिचय भी मैं आपको दे दूं कि आप श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं महाराज जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मैं 23 सालों से मीडिया में हूं और लगभग 8-10 साल से तो आपका और मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। कैसे हैं आप? बड़ी कृपा है। बस आपकी एक बात से मेरी असहमति है। आपने कहा मेरे डायलॉग बड़े हिट होते हैं, तो ना तो मैं राही मासूम रज़ा हूँ ना कादर खान हूँ, लेकिन आप मुझे एक अच्छा डायलॉग राइटर बता रहे हैं, मैं तो बिल्कुल इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं ट्विटर भी आपका फॉलो करता हूं और देखता रहता हूं कि जिस तरीके से आपके बयान को मीडिया एकदम हाथों हाथ लेती है कि प्रमोद कृष्णम ने ये कहा, क्योंकि न केवल महाराज जी के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का परिचय है, बल्कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, मैं तो वरिष्ठ मानता हूं सर, अब कांग्रेस आपको माने न माने ये कांग्रेस का लेना है। जख्म तो नहीं कुरेद रहा हूं ना आपके। अच्छा, वैसे एक बदला हुआ रूप मैं आपका देख रहा हूं। अब देखिए इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदा हुआ है और न केवल वो मोदी से लड़ रहे हैं बल्कि आपस में भी लड़ रहे हैं। आपने खैर इंडिया गठबंधन को टाइटैनिक की संज्ञा दे ही दी है, लेकिन ऐसे में हम आपका बदला हुआ रूप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर संभल में कल की महोत्सव में हवन में आहुतियाँ दे रहे हैं। तो राजनीति से इतर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कल की महोत्सव क्या है? और देखिए अनुराग जी, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन वो धर्म है जो सत्य है, जो शाश्वत है। और सनातन और भारत एक दूसरे के पर्याय हैं। सनातन से भारत को अलग नहीं किया जा सकता है और भारत से सनातन को अलग नहीं किया जा सकता है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती है और सनातन के बिना भारतीय लोकतंत्र की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सनातन धर्म में वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सांख्य दर्शन, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण हमारे बहुत बड़े धर्म ग्रंथ हैं। हमारे पुराणों में ये उल्लेख है कि भगवान के 10 अवतार धरती पे होंगे चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग चल रहा है जी। तो भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है जी। भगवान बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। अब ये सब हो चुके। अब भगवान का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की अवतार के रूप में होना है। अच्छा। तो स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार संभल नामक स्थान पे होगा। अच्छा। यानी जिस धरती पे आप बैठे हैं इसी धरती पे होगा। ये मैं नहीं कह रहा,
ये श्रीमद् भागवत कह रही है। अच्छा। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है 12वें स्कंद में कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर जगत का पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। तो जहां भगवान का अवतार होगा, इसी धरती पर श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प लिया हमने। ठीक है। और श्री कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में मैं हूँ और प्रतिवर्ष भगवान के आने की प्रतीक्षा में या उनको बुलाने की उस परंपरा में हर वर्ष 5 दिवसीय ये कल्कि महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा। हम पुकारते हैं कि हे परमात्मा तू जल्दी आ, क्योंकि धरती पे अधर्म बढ़ रहा है, अंधकार बढ़ रहा है, असत्य बढ़ रहा है। तो इस अंधकार का हरण करने के लिए, कल्कि का मतलब है जो कली का हरण करे, कली मतलब अंधकार, सभी प्रकार के अंधकारों का हरण करने वाला कल्कि अवतार, कल्कि, उसको निष्कलंक अवतार भी कहा गया है। तो ये कल्कि धाम है। आप कल्कि धाम की पवित्र भूमि पे बैठे हैं और कल्कि महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें देश के तमाम कोने कोने से संत महात्मा आते हैं, 5 दिन यहाँ प्रवास करते हैं, यहाँ भजन करते हैं, साधना करते हैं, यहाँ अपनी प्रार्थना करते हैं, अपने अपने आशीर्वचन देते हैं। 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, हजारों लोग बैठ के एक जगह यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ का नाम है श्री कल्कि प्राकट्य महायज्ञ। अच्छा। कि हे भगवान तू जल्दी प्रकट हो जाए। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस धरती पर मैं हूँ और आपके समक्ष हूँ। लेकिन महाराज पता कैसे चलेगा कि कल्कि ने अवतार ले लिया है? ये कैसे आपको ज्ञात होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है और बड़ा रोचक प्रश्न है ना। अवतार जब होता है तो कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। जब भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया तो राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। जब भगवान कृष्ण धरती पे आए तो गीता के एक प्रसंग के अलावा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। लेकिन भक्त की श्रद्धा, भक्त की आस्था और निष्ठा, भक्त का समर्पण और भगवान के विलक्षण तेज से स्वतः पता चल जाता है कि ये कोई अवतारी पुरुष है। अवतार कभी नहीं कहता कि मैं अवतार हूं। तो जब भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे तो अनुराग जी बच्चे बच्चे को इसकी खबर लग जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास। जिस निष्ठा के साथ आप प्राकट्य महोत्सव कर रहे हैं कल्कि अवतार का, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में लोगों को पता चले कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ही कल्कि अवतार थे? इतना देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्म कर्म किया और राजनीति भी की, और यही सब काम आप भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे याद है 10-12 साल पहले एक व्यक्ति टेलीविजन पे अचानक प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा मैं कल्कि अवतार हूँ। हाँ। दूसरे एक मैसूर के पास में प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं कल्कि अवतार हूँ। लेकिन मैं साफ तौर से कह रहा हूँ और एक एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ कि मैं कोई अवतार नहीं हूँ। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, भगवान कल्कि का भक्त हूँ। और जिस तरह जब कोई बड़ा आदमी आता है तो छोटे मोटे सेवकों को रास्ता साफ करने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे कोई सक्का आता छिड़काव करता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई कंकड़ पत्थर बीनता, तो भगवान, मैं तो परमात्मा आ रहा है, उसके रास्ते के कुछ कंकड़ पत्थर बीनने पहले आ गया हूँ। भगवान जब आएगा, हम पुकार रहे हैं, वो कब आएगा उसकी इच्छा। अच्छा, लेकिन आपको ये बड़ा विलक्षण नहीं लगता कि आप कार्य जितना बड़ा कर रहे हैं, कंकड़ पत्थर बीनने के लिए आप कह रहे भगवान ने आपको भेजा, लेकिन आप जिस पार्टी से संबंधित हैं आप उसके कंकड़ पत्थर भी बड़ी मुश्किल से बीन पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कांग्रेस में आपके लिए, और आप कांग्रेस के लिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। अनुराग जी, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मैं चैलेंज नहीं हूँ, ना मेरे लिए कांग्रेस चैलेंज। आपकी बेबाकी तो चैलेंज हो सकती है। अगर कांग्रेस मेरे लिए चैलेंज होती तो मैं कांग्रेस में क्यों रहता, और कांग्रेस को मैं अखरता तो कांग्रेस मुझे क्यों रखती। कांग्रेस में एक कोटरी है, कुछ लोगों का एक गैंग है। अच्छा। वो जो कोटरी है,
ये वो कोटरी है जिसने कांग्रेस को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। ये वही कोटरी है जिसने राहुल जी के परिश्रम को, उनकी मेहनत को, उनके कद को, उनकी तमाम तपस्या को भंग करने का काम किया है। ये एक ऐसी कोटरी है जो कांग्रेस को कांग्रेस के रास्ते से हटा के, या ये कहिएगा कि कांग्रेस को गांधी के रास्ते से हटा के, कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना आज़ाद, इनके रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव के मार्ग पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करती है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो जो कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से शुरू होती थी, वंदे मातरम का नारा लगाती थी, भारत माता की जय का उद्घोष करती थी, वो कांग्रेस भारत माता की जय से बचती है। वो उस कांग्रेस के नेता वंदे मातरम से परहेज करते हैं और राम के अस्तित्व पर सवाल कांग्रेस उठाते के हैं। नेता राम से विमुख हो गए हैं। उस कांग्रेस के नेता हिंदू धर्मगुरुओं को अपमानित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के इस कांग्रेस को मार्क्स के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वामपंथ के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस जनमानस से दूर होती जा रही है। आपने बोला भी था बीच में कि कांग्रेस वामपंथियों का अड्डा बन गई है। कुछ वामपंथियों का। और कांग्रेस पार्टी ना वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। तो मैं उस कोटरी से कांग्रेस को मुक्त कराना चाहता हूं। तो जब मैं उस कोटरी से कांग्रेस को मुक्त कराने की बात करता हूं, तो कांग्रेस से ज्यादा वो कोटरी समझ जाती है कि मैं क्या चाहता हूं। तो वो कोटरी जो है मेरा इलाज करने में लगी रहती है। वो कोटरी चाहती है कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम जल्दी जाएं, ताकि उनकी उस षड्यंत्र का, उनके उस षड्यंत्र को कोई समझ ना पाए। मुझे लगता है कांग्रेस नेतृत्व उनकी इस षड्यंत्र को समझ रहा होगा और मेरी बातों को गंभीरता से लेता होगा। जी, लेकिन आपने कहा कि राहुल गांधी को लोग कि इनके संघर्ष को और उनकी मेहनत को कांग्रेस के ही अपने लोग ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपके भी इतिहास पर नज़र डालूं प्रमोद कृष्णम जी, तो आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े नज़र नहीं आते। आपका भी मानना है कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। तो मतलब संदेह तो आप भी करते हैं राहुल गांधी पे, इसका मतलब? अनुराग जी, प्रियंका जी भी तो राहुल गांधी को नेता मानती हैं। तो मैं राहुल जी के खिलाफ कहूँगा। और प्रियंका जी को राजनीति में लाया कौन? राहुल गांधी। और प्रियंका गांधी जी से जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं आप लीडर हैं हमारी, वो कहती है मेरे नेता राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो सर्वमान्य नेता है। राहुल गांधी जी को कोई चुनौती नहीं। कहाँ है सर्वमान्य? इंडिया में ही उनको मान्यता नहीं मिल रही, इंडिया गठबंधन में। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है, इसका जो क्रियाक्रम है वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया। हाँ, बोले आप पहले, इससे पहले भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश में, देश में ये कहते हैं कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी। भाई, उन सीट बंटवारे को लेकर के उनका विवाद हुआ इस पर। भाई, सीट बंटवारे को लेकर विवाद है तो आप ये कहेंगे कांग्रेस चालू पार्टी है, आप ये कहेंगे कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं। तो अगर कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं तो आप इंडिया गठबंधन में क्या कर रहे हैं भाई? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। देश की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। राहुल गांधी के साथ वो साइकिल चला चुके हैं इससे पहले। नहीं, देखिए, राहुल गांधी एक बहुत विराट हृदय व्यक्तित्व है। राहुल गांधी संकीर्ण नहीं है। पहली बात, राहुल गांधी पूर्णतः डेमोक्रेटिक नेता है। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का समर्थन किया है जी। राहुल गांधी जी ने उन नेताओं को भी इज्जत दी है जिन्होंने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखी। आपको मालूम होगा ग्रुप 23 बना था, G23 जिसको कहा गया। एक गुलाम नबी आज़ाद साहब और कपिल सिब्बल छोड़ के चले गए, बाकी सब हैं। हुड्डा जी हैं, राज बब्बर जी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, आनंद शर्मा हैं, मुकुल वासनिक हैं। ये तो सब वो लोग हैं ना जिन्होंने चिट्ठी पे साइन किए थे। अखिलेश प्रसाद जी हैं जो बिहार के अभी अध्यक्ष हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी
इस लोकतंत्र के लिए पूरा स्पेस देते हैं पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से, जिस शिद्दत से देश को जोड़ने का काम किया, राहुल गांधी जी का पहला फैसला इतना शानदार था जिसको याद रखना चाहिए था, जिसको आदर्श मानना चाहिए था। कौन सा 2019 में जिस समय पार्टी हारी, उन्होंने नैतिकता के आधार पर कांग्रेस का पद छोड़ दिया, अध्यक्षता का। तो इस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी से 2014 में ममता जी की पार्टी भी हारी, लालू जी की भी हारी, मायावती जी की भी हारी, अखिलेश यादव जी की हारी, मुलायम सिंह जी की। किसी पार्टी ने के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। राहुल गांधी इज ओनली पर्सन, ओनली पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री जिसने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने पद से इस्तीफा दिया। तो उनके इस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उनके इस फैसले की वाहवाही होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उल्टा, उनके इस फैसले का मजाक बना। क्यों बना? ये जो कोटरी है, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं और मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, 2 बात। तीसरा कहा मेरे परिवार का भी अब कोई अध्यक्ष नहीं होगा, 3 बात। इस कोटरी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज दिया मीडिया में कि नहीं, राहुल गांधी जी ने इस्तीफा ही नहीं दिया है। महीनों चलता रहा, फिर कहा नहीं इस्तीफा दे दिया है लेकिन वो रूठ गए, मान जाएंगे। तो बीजेपी को ये कहने का मौका दिया इन्होंने कि राहुल गांधी जी रूठ गए, इसका मतलब राहुल गांधी का जो फैसला है वो बचपना है। तो जिस फैसले की सराहना होनी चाहिए थी, उस फैसले का मजाक बना। तो मतलब इतनी अव्यवस्थित है कांग्रेस के, कोई भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, कुछ भी कह देगा और उसको कोई कोई काउंटर भी नहीं करेगा। राहुल देखिए अनुराग जी, भगवान राम को जब राज तिलक होना था और राज तिलक के दिन वनवास हो गया, अयोध्या को नया राजा मिलना था, पुराना भी चला गया, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। जहां उल्लास, ढोल नगाड़े, उत्सव मनना था, वहां मातम हो गया। जानते हो क्यों? कि एक दासी थी मंथरा, उसने केकई के मन में ऐसा जहर भर दिया। वो केकई जो राजा दशरथ को बड़ा प्रेम करती थी, वो केकई जो राम को बहुत प्रेम करती थी, उसने उसे वनवास दे दिया। और वो केकई जानती थी कि जब राम चले जाएंगे तो दशरथ बच नहीं पाएंगे, फिर भी ये काम कर दिया। तो रामायण में तो एक मंथरा है, कांग्रेस में कई मंथराएं हैं। एक आध दो का नाम लेना चाहेंगे? जो मंथरा मतलब स्त्री और पुरुष लिंग में मत समझना, पुल्लिंग है सब ये मंथराएं। ये महाभारत में तो एक शकुनी था महाराज, हमारी पार्टी में कई शकुनी है। लेकिन अब मैं नाम क्यों लूं? लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका तो जानते होंगे उनके नाम। मुझे लगता है राहुल जी सब जानते हैं। ये राहुल जी की मन की पीड़ा ही है कि जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया उनके साथ। वो इस बात को वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कह चुके। ये मैं नहीं कह रहा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है, टिकटों के निर्धारण की सबसे ऊंची कमेटी है। राहुल गांधी जी बैठे हैं, सोनिया जी, खड़गे जी बैठे हैं, प्रियंका जी बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने राजस्थान के एक मिनिस्टर को खुद कहा कि ये सबसे भ्रष्ट मंत्री है, इसका टिकट नहीं होना चाहिए। कैन यू इमेजिन? राहुल गांधी जी ने मीटिंग में कहा कि राजस्थान के इस मंत्री को भ्रष्ट मानता हूं मैं, इसका टिकट नहीं होना चाहिए, और उनका टिकट काट दिया। लेकिन कोठरी ने, चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने कोठरी से मिलके वो टिकट करा दिया। यू नो, आई थिंक। तो मतलब कांग्रेस में 2 लॉबी काम कर रही है, ये कहिए ना। कैसे? अगर कोठरी की इतनी चलती है तो फिर इसका मतलब है कि वो एक अलग लॉबी है। वो सिर्फ मंथराएं नहीं है, वो सिर्फ शकुनी नहीं है, बल्कि उनके पास अथॉरिटी, उनके पास पावर है। नहीं, अगर हटा दीजिएगा। अच्छा, है ये तो प्रमाण है ना। तो वो किसके लोग हैं? क्या वो सोनिया जी के लोग हैं? अनुराग जी, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा थोड़ी ही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे शास्त्र कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पब्लिक डोमेन में है कि राहुल जी ने जब इस्तीफा दिया तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। पब्लिक डोमेन में है कि राहुल जी ने जब कहा कि मैं अब अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा, उसके बाद लगातार 2 साल तक ये नाटक होता रहा। तो राहुल जी के जिस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, एक आदर्श बनना चाहिए था, है, उसका मजाक बना दिया। दूसरा, राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि भाई ये मंत्री भ्रष्ट है, ये मंत्री भ्रष्ट है, इनका टिकट काट दिया जाए। हो गया जी, टिकट काट दिया। उसके बाद फिर उनको टिकट हो गया, चुनाव लड़ रहे हैं।
तो अब सवाल इस बात का, मेरी बात मत मानिएगा, लेकिन ये घटना तो सच है। तो ये जो कोटरी है, ये राहुल गांधी जी की नहीं मानती। तो फिर तो आप उन्हें यहाँ बुलाइए तो और कहिए कि कल्कि के प्रकाट यज्ञ में वो भी आहुतियां दें। जब ये कोटरी राहुल जी की नहीं मानती, हाँ। तो मेरी क्या मानेगी? तो मतलब देश से पहले तो कांग्रेस को कल की अवतार चाहिए कोई जो उद्धार कर दे। हैं देखिए, अच्छा, लेकिन महाराज जी, हाँ बताइए, बोलिए। देखिए, कांग्रेस सशक्त रहनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस देश से जुड़ी है। कांग्रेस कमजोर होगी तो देश कमजोर होगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप कांग्रेस से दूर क्यों हैं? राहुल गांधी ने आपको यहाँ पर कल की महोत्सव मनाने क्यों दिया? उन्होंने क्यों नहीं कहा देश में चुनाव चल रहे हैं प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी को आपकी जरूरत है, और आप यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं? अच्छा, वैसे महाराज जी, जब आहुति देते हैं तो कुछ लोगों के नाम भी लेते हैं कि आप स्वाहा जब बोलते हैं तो? हाँ? हमने 2008 या 9 में महायज्ञ किया था, उसमें एक मंत्र बनाया था, ओम इंडियन मुजाहिदीनम हन फट स्वाहा। हाँ। लेकिन वो आतंकवादियों के लिए था। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए इस तरह का घृणित और गलत काम नहीं करते। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हे परमात्मा, कांग्रेस को जो ये दीमक की तरह चाट रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये अपने ही घर को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अगर उनमें सद्बुद्धि की संभावना होती तो वो चाट क्यों रहे होते दीमक की तरह? तो सद्बुद्धि की संभावनाएं तो आप आला कमान में तलाशिए कि राहुल जी को ये सद्बुद्धि आ जाए कि वो ऐसे लोगों को पार्टी से दरकिनार कर दें, या प्रियंका जी या सोनिया जी को ऐसी सद्बुद्धि आ जाए कि वो नहीं। देखिए, ये एक भाग्य की विडंबना है। राहुल जी बहुत ही सरल हृदय इंसान है। एक तो विराट हृदय हैं, लेकिन सरल हृदय है। मुझे लगता है प्रियंका जी जानती हैं सब कुछ जी, लेकिन अभी बड़े फैसले करने की जरूरत है। आखिर कोई तो कारण है कि 10 सालों में कांग्रेस निरंतर पिछड़ती जा रही है। तो कांग्रेस क्यों पिछड़ती जा रही है? देखिए, सोनिया जी अध्यक्ष थी, तब भी कोटरी वही थी। फिर राहुल जी अध्यक्ष रहे, ये कोटरी वही रही। फिर सोनिया जी अध्यक्ष बनी, फैसले ये कोटरी लेती रही। फिर अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं, कोटरी वही है। कोटरी वही। तो अध्यक्ष बदले गए, रिमोट कंट्रोल जिसके पास था उसी के पास नहीं, कोटरी नहीं बदली गई। और ये कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे, सारे देश के नेता, बड़े बड़े नेता बंद कमरों में कहते हैं आचार्य जी आप तो बहुत ठीक बोल रहे हैं, आचार्य जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बर्बाद कर दिया है किस कोटरी ने। तो मैं कहता हूं यार आप बोलो ना, सोनिया जी को बोलो, खड़गे जी को बोलो, राहुल जी को, प्रियंका जी को बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? सब अपने अपने स्वार्थ में बेचारे डर जाते हैं। तो मैंने सोचा कोई तो है जो शहीद होने को तैयार हो, हैं? तो हम तो हो गए। हम तो उस टाइप के हैं कि भाई सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। वाह। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। वाह। तो हम तो शहादत के लिए फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। नहीं, लेकिन क्यों? कितने लोगों की ऐसे शहादत कांग्रेस पार्टी देगी जिनकी मार्गदर्शन से कांग्रेस का उद्धार हो सकता है, नैया पार हो सकती है? अब आप देखिए कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, लेकिन अपनी ही पार्टी से उन्हें सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में क्या मोदी जी से लड़ पाएंगे? तो फिर आपका मिशन तो अधूरा रह गया, और आपने भी ऐसे में चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। नहीं, मैंने दूरी नहीं बनाई है, लेकिन कोटरी नहीं चाहती कि कोई हिंदू धर्मगुरु कांग्रेस का प्रचार करे। कोटरी को हिंदू शब्द से ही प्रॉब्लम है। क्यों? राहुल जी तो शिव भक्त हैं। राहुल जी उस कोटरी का हिस्सा थोड़े ही है। राहुल जी उस कोटरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोटरी की जो हरकतें हैं उनसे राहुल जी को नुकसान हो रहा। मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा जाति कोई नुकसान नहीं, मेरा निजी रूप से मैं क्या, मैं तो छोटा सा एक नहीं, जब राहुल जी को नुकसान हो रहा है तो आप प्रियंका जी को सपोर्ट करते, प्रियंका जी को भी होगा, सोनिया जी को भी होगा, तो फिर ऐसे कांग्रेस का क्या होगा? मैं किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करूं, किसी एक का विरोध करूं, ऐसा नहीं है अनुराग जी। प्रियंका गांधी जी में बड़ी संभावना है। राहुल गांधी जी ने कह दिया मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। उन्होंने खुद कहा ना, हम तो चाहते थे वो अध्यक्ष चले, उन्होंने कहा नहीं बनूंगा। तो मैंने कहा कि अब प्रियंका गांधी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी ये देश में सबसे ज्यादा है। मैं आप ही से पूछता हूं, प्रियंका गांधी जी से बड़ा कौन सा चेहरा बताएं विपक्ष में पूरे में? छोड़ो कांग्रेस की बात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। अगर मान लें प्रियंका जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, तो फिर राहुल गांधी को कौन आगे कर रहा है? क्या उसके पीछे भी कोई कांग्रेस को डेंट पहुंचाने की मंशा है? राहुल जी पद प्रतिष्ठा से ऊपर उठ चुके हैं, आप कब समझेंगे? राहुल जी को किसी पद की लालसा नहीं है, तभी तो उन्होंने गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनवाने में पूरी भूमिका अदा की। जब प्रियंका जी को आप इसलिए तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई इंदिरा जी की छब उनमें दिखती है, तो कम से कम पब्लिक जो है वो छब देख करके और मोदी के खिलाफ उनको एक देखिए, बार बार एक सवाल उठता है, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप प्रियंका ही क्यों प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने? मैं सवाल का जवाब सवाल से देना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी क्यों ना बने? क्योंकि राहुल गांधी की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए मेरा जवाब तो ये होता कि क्या आपने मान लिया कि राहुल जी की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं प्रधानमंत्री बनने? नहीं, राहुल गांधी जी कह दें कि भाई वो प्रधानमंत्री के पद के कैंडिडेट हैं, ये तो प्रियंका जी भी नहीं कहेंगे। नहीं, वो स्वीकार करें, मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो राहुल गांधी जी का समर्थन करूंगा। आई विल सपोर्ट। नहीं, ये बात तो आचार्य जी प्रियंका जी भी नहीं कहेंगे अपने मुंह से। देखिए, प्रियंका जी ने अभी तक नहीं कहा है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं या आपकी बात को स्वीकार करती हूं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं आपकी बात से असहमत हूं, मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करती हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब नेता होता है तो वो उसका फैसला पूरी पार्टी पर, पूरे देश पे इम्पैक्ट डालता है। वो अपनी निजी संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक जीव। अब हम आ गए, हमारे बहुत से फैसले हमारे जो साथ के लोग हैं, कल्की धाम आश्रम के लोग हैं, पलट देते हैं। कहते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते महाराज जी, आचार्य जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कई बार कहा भी मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूँ, कि नहीं, कैसे छोड़ के जाएंगे? पर आप जानते हैं ना कि वो फैसले अगर आपके खिलाफ हैं तो कल्की धाम के पक्ष में हैं, उसके हित में हैं, और इनडायरेक्टली आपके भी हित में हैं। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन राहुल गांधी तो जानते हैं कोठरी जो कर रही है वो कांग्रेस को डुबो रही है। नहीं, अगर राहुल गांधी जी ऐसा नहीं जानते तो फिर मुझे नोटिस आ गया होता पार्टी। हाँ, ये भी बात ठीक है। फिर आप इतना बेबाक बोलने के बाद पार्टी में कैसे टिके रहते? नहीं, मैं कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं हूँ। हाँ, मैं तो कोठरी से कांग्रेस को बचाना चाहता हूँ, इस दीमक को हटाना चाहता हूँ। अब हो सकता है ये दीमक मुझे खा जाए, या हो सकता है मैं इस दीमक को साफ कर दूं, ये इसका फैसला भविष्य करेगा। और ये भी हो सकता है कि वो दीमक आपको खाए उससे पहले कल की अवतार आ जाए जो पार्टी को भी बचा ले, देश को भी बचा ले। अनुराग जी, आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं और बड़े खुले दिल दिमाग के इंसान हैं जी, और बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, एक राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं जी। सच बात यह है कि राजनीति में व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज, ठीक बात, समाज से बड़ी पार्टी, और पार्टी से बड़ा देश। तो कांग्रेस की जरूरत देश को है। कांग्रेस कमजोर होती है तो देश कमजोर होगा। इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा अपनी पूरी शक्ति से कि कांग्रेस पार्टी किसी ना किसी तरह से देश में मजबूत हो। और आप इस काम में लगे भी हुए हैं। मैं देखता हूं आपका सोशल मीडिया अकाउंट, तो जिस तरीके से छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत सत्कार किया, माल्यार्पण किया, उनका आदर किया, आपने इस पर भी उनको लताड़ा कि भाई पार्टी लाइन के इतर वो जा रहे हैं। मैं आपका ट्वीट देख रहा था तो आज ही के दिन 1 साल पहले 21 नवंबर को ही आपने श्रद्धा मर्डर केस पर गहलोत जी को मार्गदर्शन देते हुए एक ट्वीट किया जो आपने पिन करके रखा हुआ। आज उस ट्वीट को पिन हुए पूरे 1 साल हो गए। वो 21 नवंबर को ही आपने पिछली साल किया था, और हम जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं 21 नवंबर ही है आज। आप अपनी ही सरकारों के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आवाज़ मुखर करते हैं। कहीं यही तो कारण नहीं है कि आपको साइडलाइन करने की रणनीति बनाई जाती है? अनुराग जी, राजनीति में रहने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सच को सच मत कहो, झूठ को झूठ मत कहो। सरकारें आती जाती रहती हैं, सत्ता आती जाती रहती है, देश रहना चाहिए। देश नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ रहेगी? अब अगर हत्या बीजेपी की सरकार में हुई तो हम कहें मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, हत्या हमारी सरकार में हो जाए तो हम कहें कि साहब चुप हो जाए। तो कम से कम मेरी अंतरात्मा इसको स्वीकार नहीं करती। मैं इस देश में ऐसी राजनीति चाहता हूँ कि पंडित नेहरू ने ये अधिकार दिया था कि उनके मंत्रिमंडल के लोग संसद में उनसे अलग राय रखते थे तो भी वो सुनते थे। मैं ऐसे इस देश की राजनीति को इस रूप में देखना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान करे, विपक्ष देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करे, तो देश आगे बढ़ेगा।
तो अगर हमारी सरकार अच्छा फैसला कर रही है तो हमको सराहना करनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छा फैसला विरोधियों की सरकार ने किया उसका भी समर्थन करना चाहिए। विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं। तो श्रद्धा मर्डर हुआ तो ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था। नासिर जुनैद का अपहरण हुआ, ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था या नहीं था? ऐसे ही कन्हैया लाल को किस तरह बर्बरता से काटा गया, वो कन्हैया लाल जो रोज सुरक्षा मांग रहा था उसे रोज धमकियां दी जा रही थी। तो वो हमारी पुलिस व्यवस्था का, पुलिस प्रशासन का, शासन व्यवस्था का फेलियर था जी। अगर हम इससे आंख बंद करते हैं तो हम लोकतंत्र से और देश की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। तो इसलिए आप इसको ऐसा मत देखिएगा मैं अशोक गहलोत जी का विरोधी हूँ, ऐसा मत देखिएगा मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए, बस इतना चाहता हूँ। आप उसके मायने कोई गलत लगाए, ठीक बात है, आपके चाहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से अपने मुख्यमंत्रियों की नाकामी पर उनको लताड़ते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिस तरीके से आपने लगातार कहा कि कांग्रेस कुछ वामपंथियों का अड्डा बन गई है, फिर आपने कहा कि इस पार्टी में राम से नफरत करने वाले कुछ लोग हैं, तो क्या माना जाए? इन सब बयानों को जब कंपाइल करके देखा जाए तो क्या ये, जैसे लोग कहते हैं या फिर आपके विरोधी कहते हैं कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं वो बागी हो गए, तो क्या ये कहना सही है कि आप बागी हो गए? नहीं, मैं तो चंबल में नहीं रहता। संभल में तो रहते हैं। संभल तो पवित्र धरती है, भगवान आएगा यहाँ। हाँ। बागी तो चंबल में रहते थे कभी, अब तो वहाँ भी बड़े संभ्रांत लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं चंबल में। अब तो चंबल का बड़ा विकास हो रहा है। हाँ। मुझे आप अनुराग जी 2-3 बातें बताइए आपने जो उठाए मुद्दे। मैंने कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं को गाली दी जाए। ठीक बात है। तो ये कौन सा गलत बात मैंने कही? मैंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। जो काम बीजेपी चाहती है वो कुछ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ये मैंने आज बोला है, लेकिन ये तो 10-12 साल पहले एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ कि कांग्रेस की इमेज हिंदू विरोधी बनती जा रही है। ये 2014 की हार का कारण है। AK एंटोनी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी सोनिया जी ने, उसमें लिखा हुआ है। मैंने कोई नई बात नहीं बोली। दूसरी बात मैंने ये कही कि साहब अगर नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हो तो बिना दूल्हे की बारात नहीं चलती है, प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट होना चाहिए। कौन सी मैंने गलत बात कह दी? तीसरा मैंने कहा कि साहब देश में लोकप्रियता के हिसाब से, दृष्टिकोण से और स्वीकार्यता के दृष्टिकोण से, मतलब क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और पॉपुलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंका गांधी जी सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा है। मैंने ये तो नहीं कहा मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दो। तो प्रियंका गांधी से बड़ा कोई पॉपुलर चेहरा आप विपक्ष में हो तो मुझे बताओ। ये कौन सा गलत कह दिया? एक बात मैंने और कही कि भाई राजस्थान में सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। 2018 में उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वो भविष्य के नेता हैं। राहुल जी तो दोनों के साथ फोटो खिंचा के सब मामला नहीं ठंडा कर देते हैं। आप कहते रहिए कि वो डिजर्व करते थे। राजस्थान की जनता मान रही है कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने कहा कि अशोक जी बहुत वरिष्ठ हैं। अशोक जी सचिन पायलट कह चुके हैं कि वो उनके पिता के समान है। तो पिता अपनी विरासत पुत्र को ही तो देता है। तो अगर अशोक जी की जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना करके चुनाव में उतरा जाता तो राजस्थान की स्थिति आज दूसरी होती। लेकिन चलो दिखाने के लिए ही सही एका होकर के हम चुनाव में मैदान में हैं। भगवान से प्रार्थना है नहीं है। और आपने कहा कि जनता में राजस्थान की मैसेज ये गया है कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हुई है। तो मतलब इस बार आप कांग्रेस के लिए अच्छा भविष्य नहीं देख रहे वहां पर? नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कि साहब सरकार दोबारा आ जाए। लेकिन कितनी सुनेगी जनता प्रार्थना हमारी, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, हाथ मिलाने से दिल नहीं मिलते। ये इंडिया गठबंधन में भी मैंने कहा कि भाई दलों को मिलाने से दिल नहीं मिलते। अगर दलों को मिलाना है, अगर आपको बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना है तो दलों से पहले दिल मिलाओ। अब दिल तो मिले नहीं, दल मिला लिए, उसका अंजाम देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में अखिलेश जी कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना। भाई अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी, ये कह दो ना बीजेपी को वोट दे दो।
आप बताओ। ठीक बात है। प्रियंका जी की आप बार बार बात कर रहे हैं और आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बताइए कांग्रेस में प्रियंका जी से बड़ा चेहरा कौन है। लेकिन ये आप किस आधार पर प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं? प्रियंका जी का राजनीतिक अनुभव क्या है? उनसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव को देखा जाए तो राहुल जी सीनियर हैं, कम से कम चुनाव तो लड़े हैं, जीते तो हैं, एक जगह से हारे तो वायनाड से जीते। प्रियंका जी का क्या राजनीतिक अनुभव है, या किस आधार पर आप उन्हें बड़ा चेहरा बता रहे हैं? किस आधार पर आप उनका भविष्य देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, एक नेता होता है जिसे राजनीति विरासत में मिलती है, एक नेता होता है जो संघर्ष करके ऊपर आता है, एक नेता होता है जिसे नक्षत्र से राजनीति कर मिलता है। तो प्रियंका जी में इस देश की जनता इंदिरा जी की छवि देखती है। इसमें ना मेरा कुछ लेना देना ना आपका। तीसरा पॉइंट मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी जी ना किसी विधानसभा के सदस्य थे ना संसद के। उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी ने सोचा, उन्हें सीधा मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव लड़े। तो प्रियंका जी ने उनको जो रोल दिया गया, उस तो रोल को मुख्यमंत्री बनवाइए ना प्रियंका जी को, आप सीधे प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं? प्रियंका जी को क्या बनाना है, प्रियंका जी क्या बनेंगी, ये तो प्रियंका जी को फैसला लेना है, देश की जनता को लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देश की जनता से जब मैं रूबरू होता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर में, उत्तर भारत में, पहाड़ पर, प्लेन में बहुत लोग मिलते हैं। वो सब कहते हैं कि प्रियंका जी को कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनाइए, बीजेपी को हराया जा सकता है। तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, एक आम आवाज़ है। अब इसमें लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि मैं राहुल जी के खिलाफ हूँ। ये सोचते हैं मैं क्यों राहुल जी के खिलाफ हूँ? राहुल जी को तो मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तो मानता हूँ राहुल जी एक ऐसे निर्मल हृदय पॉलिटिशियन है, वो तो बहुत विराट हृदय है, लाजवाब इंसान है। ये तो कोई भाग्य की विडंबना है कि उनके जो ये आसपास के लोग हैं, इन्होंने राहुल गांधी जी की पीठ में छुरा भोंका है। और मैं जानता हूं कि मैं ये बोल करके अपना नुकसान करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। राहुल जी को आज ना कल, कल ना परसों फिर पता चलेगा, एहसास होगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके विरोधी नहीं है। वो जो आपको लोग धोखा दे रहे हैं, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जो लोग कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा बना के रखना चाहते हैं, वो आपको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो अच्छे लोगों से आपको दूर करना चाहते हैं, वो आपके कान भर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। हम आपके हैं। ऐसी हजारों कार्यकर्ता है, हजारों सैकड़ों नेता हैं कांग्रेस के, सबकी जितने पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हम राहुल जी से 1 साल से टाइम मांग रहे थे, 2 साल से टाइम मांग रहे थे, मिलने ले। तो राहुल जी थोड़े कह रहे हैं कि तुम मुझसे किसी को मत रोको। राहुल जी तो चाहते हैं मैं सबसे मिलूं। कौन लोग हैं जो राहुल गांधी जी से? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया कि राहुल जी चाहते हैं लोगों से मिलना, लेकिन ये जो कोठरी ये नहीं मिलने दे रही, आप ये कहना चाह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि राहुल जी तो जब चाहते हैं ट्रक ड्राइवर से मिल लेते हैं, जब चाहते हैं वो आड़तियों से मिल लेते हैं, जब चाहते हैं किसान से मिल लेते हैं, जब चाहते हैं वो किसी कारीगर से मिल लेते हैं हस्तकला के। राहुल जी अपने कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं मिलते? ऐसे जाकर के पहुंच जाए किसी दिन घर पर, बोले हाँ भाई बोलो क्या बात है, ऐसा भी तो कर सकते हैं। ऐसा करते हैं राहुल जी, जाते हैं, वो देश के हर वर्ग में जाते हैं, स्टूडेंट्स में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, मैकेनिक्स के यहाँ जाते हैं, दलितों के यहाँ जाते हैं, वो जितना कर कुलियों से मिले पिछले दिनों, वो कुलियों से मिलते। तो फिर अपने नेताओं से क्यों नहीं मिल सकते? इस नहीं मिल, कोशिश करते हैं। लेकिन अनुराग मुस्कान जी, आप इस कोठरी के चक्कर में पड़े नहीं हैं। नहीं, मुझे क्षमा करें, मुझे पढ़ना भी नहीं है। ये कितनी खतरनाक है, इसे वही जान सकते हैं जो इस कोठरी से जिनका वास्ता रहा है। कभी दिग्विजय सिंह जी से पूछना, अकेले में बताएंगे आपको। अच्छा, वो इसके शिकार हैं? मुझे तो लगा वो कोठरी के, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो भी ये पूछ रणनीतिकार हो, उनसे पूछना, क्योंकि राहुल जी की यात्रा की रणनीति तो आप जरूर पूछना उनसे। अच्छा, हाँ, और पूछना कभी सचिन पायलट जी से पूछना, अकेले में पूछना, ऑफ द रिकॉर्ड पूछना, ऑफ द रिकॉर्ड पूछना, बताएंगे आपको। कभी फारूक अब्दुल्ला जी से पूछना, बताएंगे। गुलाम नबी साहब पार्टी छोड़ के चले गए, उन पे भी ये आरोप लगता था वो भी कोठरी के हिस्सा है ना। कभी भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछना, सब बताएंगे आपको, अकेले में सब बताएंगे। अच्छा,
मैं अभी कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी साहब का इंटरव्यू किया मैं कुछ लोगों से बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, कई बार मोदी जी की तारीफ भी करते हैं, संसद का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था, आप संसद के साथ खड़े थे, आपने कहा सर देश के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, संसद जो है वो देश की धरोहर है। तो लोग कहते हैं कि कहीं आप सुब्रमण्यम स्वामी साहब के मार्ग पर तो नहीं है, वो भी कांग्रेस से ही निकले थे, तो कहीं ऐसा देखिए, आप धर्म कर्म से जुड़े हैं, धर्म ध्वजा रक्षक हैं, तो लाजमी सी बात है कि लोगों को लगता है कि आपका राजनीति में नहीं हुआ तो आप अपने वापस कल की धाम लौट आएंगे। मैं मानता हूं आप यहां से कहीं गए नहीं हैं, लेकिन जनता ऐसा मानती है कि आप यहां से निकल के राजनीति में चले गए और राजनीति में नहीं हुआ तो आप वापस धर्म कर्म में आ जाएंगे। लेकिन प्लान बी क्या है महाराज? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर मोदी जी मुझे पार्टी से बाहर निकाल देंगे तो मैं जनता पार्टी बना लूंगा, मैं अपनी पार्टी बना लूंगा, जाओ उससे कहो मुझे निकाले पार्टी से। तो ऐसा क्या आपका भी कोई प्लान भी है, कोई पार्टी वार्टी हम देख सकते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की? देखिए, पहली बात तो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े नेता हैं जी, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन सच बोलने का गुनाह वो भी करते हैं। शुरू में ऐसा लगता था कि वो वन साइडेड हैं, सिर्फ सोनिया जी के खिलाफ बोलते हैं, राहुल जी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी बोलते हैं और वो अपनी बात को बेबाकी रखते हैं। तो ऐसा आदमी थोड़ा संघर्ष से तो गुजरता है। कहीं भविष्य में हम ये तो नहीं देखेंगे कि वो कांग्रेस में चले जाएं और आप बीजेपी में आ जाएं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। हाँ। कल क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आज कांग्रेस के साथ हूँ। मतलब आप इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे? कौन कर सकता है कि आप बीजेपी में जा सकते हैं? बीजेपी देश की पार्टी है, कोई बीजेपी पाकिस्तान की पार्टी थोड़ी है। बीजेपी वो पार्टी है जिस इस देश ने उसको 2-2 बार सत्ता दी है। जहां तक सवाल है कांग्रेस के खिलाफ बात करता हूं मैं, मोदी जी का समर्थन कर, नहीं, मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूं, मैं देश का समर्थक हूं, देश की प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री भाजपा का नेता हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं होता, वो भारत का होता है। तो संसद भाजपा की नहीं बनी है, संसद भारत की बनी है। तो मैंने ये कहा कि भारत संसद जो है ये भारत की है और भारत की संसद का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुझे आंतरिक लोकतंत्र के तहत बोलने की आज़ादी देती है। पार्टी का जो फैसला है वो पार्टी का फैसला, लेकिन मैंने अपनी राय रखी कि संसद के बहिष्कार का फैसला ठीक नहीं था। मैंने अपनी राय रखी। जैसे मैं अब कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन का जो फैसला है, ये फैसला देश की जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये एक दूसरे को गाली दे रहे हैं लेकिन मोदी से नफरत करते हैं, इसलिए ये एक है। तो फिर देश की जनता वोट कैसे देगी? ये बात जनता को पता ना चलती तब तो ठीक था। देश की जनता जान रही है कि ये रोज गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है, कांग्रेस चालू पार्टी है, फिर कह रहे हैं हम साहब क्योंकि मोदी हटाना है। भाई मोदी हटाना है इसलिए देश की जनता आपको वोट देगी। तो मैं आज ये बोल रहा हूं कि इंडिया गठबंधन बनेगा, बन चुका है, बिगड़ चुका है, बिगड़ेगा। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन देश की जनता में है कि ये इंडिया गठबंधन का मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या है। तो ये इंडिया गठबंधन में जो पलीता लगाने का काम है वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो अखिलेश जी कर चुके। अब तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि क्या वो अखिलेश जी के इस बयान के बाद, और मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ताओं ने इस बयान का खंडन क्यों नहीं किया। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा एक है, तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी गाली है, लेकिन ये भाग्य की विडंबना है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कोटरी है इसमें कुछ समाजवादी के भी लोग हैं, कुछ वामपंथी भी हैं, कुछ बीजेपी के एजेंट भी हैं, लेकिन अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में सब एक हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का प्लान बी क्या है? बीजेपी या कल की धाम? नहीं, कल, अच्छा, मैं एक सवाल आप योगी जी से पूछिए। हाँ। कि वो गोरक्ष पीठाधीश्वर थे। हाँ। आज भी हैं? आज भी हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, क्या उन्होंने गोरक्ष पीठ छोड़ी? दूसरी बात, आप साधुओं के पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं आप क्या चाहते हैं, बाबा राजनीति ना करें? हाँ। मुझे लगता है आप बेसिक रूप से बाबाओं
के राजनीति में आने के खिलाफ हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो कहता हूं भगवान श्री कृष्ण ने भी राजनीति की है। अच्छा चलो, हम तो भक्त हैं उनके। देखिए, डॉक्टर जब राजनीति में आता तो डॉक्टरी थोड़ी छोड़ देता है, वकील वकालत नहीं छोड़ता, किसान खेती नहीं छोड़ता। ऐसे इंजीनियर जो राजनीति में आता वो इंजीनियर भी रहता है। ऐसे ही सारे लोग कलाकार रहते हैं। लेकिन एक बाबा, एक संत, एक आध्यात्मिक व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो गुनाह नहीं है, क्योंकि साधु संत महात्मा ऋषि मुनि उनका भी उद्देश्य जन कल्याण है। और राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बुरी राजनीति करना बुरी बात है। जब आप अपने स्वार्थ में देश का नुकसान करते हैं तो वो गलत है ना। परमारथ के कारण साधु धरो शरीर, है ना। है वृक्ष कभी नहीं फल बखे, नदी ना बख्शे नीर। नदी अपना नीर नहीं पीती है, परमार्थ के कारण साधु धरो शरीर। तो परमार्थ हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए यहाँ कोई प्लान ए बी सी डी कुछ नहीं है, यहाँ एक्स वाई जेड भी नहीं है। सीधी सीधी बात है, खुल्लम खुल्ला बात है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, मेरे लिए देश बड़ा है। जब देश में और कांग्रेस में चुनना होगा तो मैं देश के साथ खड़ा हूँ। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस के बिना देश, देश के बिना कांग्रेस अधूरे हैं। कांग्रेस और देश एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं, जब मेरा निजी स्वार्थ कोई होगा उसमें और पार्टी के स्वार्थ में, हित में चुनना होगा तो मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है महाराज, क्योंकि आप सनातन और हिंदुत्व की बात भी करते हैं और बीजेपी ये कहती है कि सनातन और हिंदुत्व की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस है, और आप कह रहे हैं कांग्रेस देश की ज़रूरत है। तो कुल मिला के मेरी समझ में नहीं आया कि अगर कांग्रेस देश की ज़रूरत है तो फिर सनातन और हिंदुत्व का क्या होगा। पहली बात, बीजेपी का जन्म कब हुआ? 1980 में। सनातन करोड़ों साल से चल रहा है, तो क्या सनातन और हिंदू धर्म भाजपा ने बनाया? ठीक बात। दूसरा, मैं तो ये भी पूछता हूँ कि क्या 70 साल में सनातन खतरे में रहा, क्या हिंदुत्व खतरे में रहे? दूसरा सवाल ये है, कांग्रेस ने कभी सनातन का विरोध नहीं किया। कांग्रेस में कुछ नेताओं ने किया। अब कुछ नेता जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, अब कुछ नेता जो राम को गाली देते हैं, रामचरितमानस को, वाल्मीकि रामायण को, तुलसीकृत रामायण को गाली देते हैं, रामचरितमानस को पन्ने फूंकने के, उनके फाड़ने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, डीएमके के नेता हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इन नेताओं को साफ कर देना चाहिए कि आप अगर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो हम तुमसे अलायंस नहीं करेंगे। तो देश की जनता में मैसेज जाएगा, हिंदुओं में मैसेज जाएगा। लेकिन डेंट तो लग चुका ना राम मंदिर के मामले में कि भाई कपिल सिब्बल साहब जो थे अब नहीं। तो अरे भाई, अब किसी गलती की कांग्रेस को कितनी बार सजा दोगे? तो ये समझाने वाले आप हैं, लेकिन आप पार्टी से दूर। अच्छा मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी, अच्छा मुझे बताओ, सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी के नेतृत्व में। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने। राम मंदिर का शिलान्यास, ये तो कांग्रेस पार्टी मानती है, सारे नेता मानते हैं, कमलनाथ जी ने माना। तो अगर कांग्रेस राम विरोधी होती, राजीव गांधी जी ने साफ कहा है, राजीव गांधी जी के राज में ताला खुला, शिलान्यास हुआ, तो कैसे होता? तो ये सब गलत बात है। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, कांग्रेस में कुछ लोग हैं। मैं इन लोगों का इलाज करना चाहता हूं और कांग्रेस ने तरफ से रिक्वेस्ट रोज करता हूं, है ना, आपके माध्यम से भी करना चाहता हूं कि भाई इन राम विरोधियों को थोड़ा साइड करो। राम सबके हैं और सब राम के। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं मैं जनेऊधारी हूँ। हमने देखा प्रियंका जी भी गंगा में जाके आचमन करती हैं। आप इनको बहुत करीब से जानते हैं, तो क्या वाकई में ये इतने धार्मिक लोग हैं ये, या सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए इस तरीके का? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, आस्था निजी विषय है। मुझे किसी की भी आस्था पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। ठीक बात है। अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं तो बात ठीक है। केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, वैष्णो, अगर उनकी आस्था ना होती पैदल क्यों जाते? प्रियंका जी गंगा स्नान क्यों करती? प्रियंका जी मंदिर जाती हैं, बड़े मनोयोग से पूजा करती हैं, साधना करती हैं, आध्यात्मिक हैं। प्रियंका जी बहुत आध्यात्मिक है, साधु संतों का बड़ा सम्मान करती हैं। और प्रियंका जी अगर ये ना करती तो कोटरी तो मुझे खा गई होती। अब तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि कोटरी में कौन कौन लोग हैं।
ऑफ द रिकॉर्ड ही पूछूंगा मैं आपसे, ऑन रिकॉर्ड तो आप बताना होता तब तक बता चुके, या चाहे तो बता सकते हैं। स्वागत है आपका। ये कोठरी तो मेरा वध करने के लिए तुली हुई है। अभी इंतजार में है कि 3 तारीख को रिजल्ट आ जाए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का इलाज करें। अरे मैं तो बाबा आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, राजा तुम ही को बनना है, मैं तो फकीर ही रहूंगा। पिछले दिनों आपका एक बयान बड़ा विवादित भी हुआ, चर्चित भी हुआ, जिसमें आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं के समर्थन की जरूरत नहीं है। मेरे पुराने सब बयान जो हैं उनको लेके आपकी बड़ी जिज्ञासा है, लेकिन मेरे वर्तमान की बात को, वर्तमान परिस्थितियों को आप समझो। मैं आपसे, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस देश की जरूरत है। कांग्रेस को जो लोग कमजोर कर रहे हैं, जिन फैसलों से कांग्रेस कमजोर हो रही है, मैं उन फैसलों का विरोध करता हूं, और मैं आज भी करता हूं और मैं कल भी करूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को ऐसा लगता है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कांग्रेस में रखेंगे। मुझे तो आप कहीं से कांग्रेस के खिलाफ नहीं लगते, मुझे तो बल्कि ये लगता है कि अगर कांग्रेस देश की ज़रूरत है, कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, और आप कांग्रेस में एक ऐसे नेता हैं जिसकी छवि जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि है, तो आपको तो योगी जी के खिलाफ मैदान में उतारा जाना चाहिए। मैं तो आप में मुख्यमंत्री देख रहा हूँ भावी उत्तर प्रदेश का। राहुल गांधी क्यों नहीं देख पा रही है? प्रियंका जी क्यों नहीं देख पा रही है? ये कोठरी देख रही है। अरे ये सारा जो दारोमदार है ना, ये इसका जो सेंटर है वो तो ये है। हाँ? क्यों जी, तो चांडाल चौकड़ी कह चुके हैं आप इसे। अनुराग जी, आप मुझ में इतनी संभावनाएं देख रहे हैं। हाँ। मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ जी। लेकिन सच बात यह है, मैं इस देश के लिए और मैं अपनी पार्टी के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ, और मेरा जहाँ जो इस्तेमाल मेरी पार्टी करना चाहे वो करे, और जहाँ वो उसको लगता है नहीं करना तो ना करे। लेकिन सच बोलने से, अब कहीं राम के खिलाफ बात हो तो मैं चुप कैसे रहूं? कोई मेरे सनातन धर्म को मिटाने की बात करे मैं चुप रहूं तो मैं कैसा सनातनी? कोई राम मंदिर के खिलाफ बात करेगा मैं कैसे सुनूंगा? कोई हिंदू धर्म को गाली देगा मैं कैसे सुनूंगा? बस इतने से सवाल हैं, और मुझे लगता है किसी को नहीं सुनना चाहिए। राम सिर्फ हिंदुओं के थोड़ी हैं, राम तो भारत के हैं, राम तो पूरे प्राणी मात्र के हैं। राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर जितना मुसलमानों के हैं उतना हिंदुओं के हैं। ये मैंने बोला है, इसमें कौन सा गुनाह है? और फिर ये सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र ये बात कहते हैं कि परमात्मा एक है। तो अगर परमात्मा एक है तो फिर हम एक परमात्मा की सभी संतान है, तो हम सब भाई भाई हुए, हम कहाँ अलग हुए? तो जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष है, जो वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र है, वही तो कांग्रेस का सूत्र है। यही तो मैं रोज कह रहा हूं। अच्छा, आजकल जातिगत जनगणना को कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। क्या पार्टी को ये लगता है कि जातिगत आधार पर अभी भी लोगों को पूरी तरह से न्याय नहीं मिल पाया? आपका, आचार्य प्रमोद कृष्णम का, देखिए, मुझे लगता है कि भारत को धर्म के नाम पर एक विभाजन की विभीषिका से गुजरना पड़ा है। 1947 में धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हुआ। विभाजन की विभीषिका का जो जख्म है वो हमारी आत्मा पे आज तक है। विभाजन जातियों के नाम पे हुए, धर्म के नाम पे विभाजन है। और 6 सितंबर 1990 की राजीव गांधी जी की पार्लियामेंट में स्पीच है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा है कि देश को जातियों के नाम पे बांटना ठीक नहीं। तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े हैं उनका उत्थान होना चाहिए, और पिछड़ों का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन जातिवाद एक जहर है। जातिवाद की राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए, और ये देश की जनता भी जातिवादी नहीं है। अगर देश जातिवादी होता, देश की जनता जातिवाद का समर्थन करती, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की ये दुर्गति ना होती। उन्होंने कोशिश की थी मंडल लाके इस देश में जातिवाद का जहर बोने की। अंजाम क्या हुआ? कोई नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की समाधि पे नहीं जाता है, पता भी नहीं आधों को कहाँ है। तो देश की जनता ने जातिवाद की राजनीति को नकार दिया,
और जितने जातियों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, वो देश की राजनीति में उनका स्थान कहाँ है? एक राज्य से बाहर नहीं निकल पाए। कोई 2 जिलों के नेता, कोई 4 जिलों के, कोई 4 कमिश्नर के, कोई एक राज्य का नेता, कहाँ निकल पाए? राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा और कांग्रेस है। और मैं समझता हूं राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय पार्टियों का एक वर्चस्व होना चाहिए जो कम से कम अपने स्वार्थ के लिए देश को ना बेचे। हम अपनी लड़ाई करेंगे, हम भाजपा का विरोध करेंगे, भाजपा के नेताओं के फैसलों का विरोध करेंगे, वो हमारे फैसलों का विरोध करें, वो हमारा विरोध करें, सब स्वतंत्र है। लेकिन जब बात देश की आए तो हमें एक झंडे के नीचे खड़े होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। झंडे से मुझे याद आया महाराज जी, हम अपने इंटरव्यू के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं वो न केवल राजनीति में बहुत भीतर तक पैबस्त हैं, धर्म कर्म में आपने देख ही लिया, आप खेलों के भी बहुत बड़े प्रेमी हैं। मैंने सुना कि वर्ल्ड कप का फाइनल आपने यहाँ पर कल्की धाम में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर अपने भक्तजनों के लिए चलवाया था। टीम इंडिया हार गई, आपको इसका भी बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन महाराज जी इस पर आपका रिएक्शन ज़रूर चाहूँगा कि लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच नहीं होता, वानखेड़े में होता, ईडन गार्डन में होता तो टीम जीत जाती, या मोदी जी स्टेडियम में नहीं बैठे होते तो टीम इंडिया जीत जाती। कुल मिलाकर के लोगों का ये मानना है कि पॉलिटिसाइज कर दिया गया, राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके से बीसीसीआई का इस्तेमाल किया गया, टीम इंडिया का इस्तेमाल किया गया, उस प्रेशर ने टीम इंडिया को हारने पर मजबूर कर दिया। क्या कोई देश का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का वो चाहेगा कि उसका देश हार जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते थे कि देश जीते, और देश की जनता भी चाहती थी, राहुल जी भी चाहते थे, प्रियंका जी भी चाहती थी, देश के 140 करोड़ लोग ये चाहते थे कि वर्ल्ड कप हम जीते। खेल है, जो जीता वो सिकंदर, फिर लड़ेंगे, फिर खेलेंगे, फिर जीतेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के विषय पर घटिया राजनीति करना ठीक नहीं है। देश को झटका लगा, देश को दुख है इस बात का कि हम वर्ल्ड कप नहीं ले पाए, लेकिन इस बात को राजनीति से जोड़ना मुझे लगता है, राजनीति को जो लोग खेल समझते हैं उन्होंने खेल को भी राजनीति बना दिया। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। 3 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट हैं प्रमोद जी, आपने प्रार्थना कर ली राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए क्या किया? मैं तो चाहता हूँ 5 राज्य में हमारी सरकार बने। नहीं, लेकिन इंसान जो चाहता है वो होता कहाँ है? अब ये तो मैं भी चाहता हूँ बने, ये तो 5 राज्य मैं भी चाहता हूँ ये बने। तो 5 राज्य की जनता का जो फैसला होगा, हाँ, वो हमारे सिर आंखों पे होगा। पिछली बार तो मैंडेट मिला था कमलनाथ जी को, इस बार आपने डांटा है उनको। नहीं, कमलनाथ जी को मैंडेट मिला था। ये जो सरकार शिवराज जी की चल रही है तो बेईमानी की सरकार है। अच्छा, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता एक बार फिर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है, इसलिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन राजस्थान में गहलोत जी को प्रार्थना लगेगी आपकी? नहीं, मैं तो राजस्थान के, मैं तो कह रहा हूँ 5 में हमारी सरकार बने। मैंने ये कब कहा कि ना बने, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट जी के साथ नाइंसाफी हुई थी, ये मैंने कहा। अब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार बनती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अंतिम सवाल, 2024 में क्या देख रहे हैं आप? 2024 का जो चुनाव है वो महाभारत है, एक धर्म युद्ध है जी। देश की जनता जिसके साथ होगी वो इस धर्म युद्ध में जीत जाएगा। तो अभी तक हवा क्या कह रही है? लहर अभी एक हवा तो बदलेगी 3 तारीख के बाद। हाँ, फिर उसके बाद राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा फिर हवा बदलेगी। तो जब चुनाव आएगा उसके नजदीक में बात करेंगे, तब बताएंगे हवा क्या कह रही है, किस रुख को जा रही है। अभी क्या पता, अभी से क्या कह दें जी। हैं? वो बड़ा अच्छा एक गीत की जो पंक्तियां हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह 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 वाह। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत समय लिया मैंने, और आप एक बहुत सकारात्मक आयोजन में हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको राजनीतिक भविष्य के लिए भी और कल्की धाम के भविष्य के लिए भी। बहुत मैं बहुत तुच्छ आदमी हूँ, बहुत छोटा कद है मेरा, लेकिन फिर भी मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अंत में यही कहना चाहूँगा, आप यहाँ आए, ये वो भूमि है जहाँ कल्की भगवान का अवतार होगा। इस पर श्री कल्की धाम के मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है 19 फरवरी से। जी।
भगवान राम जहाँ आए, भगवान राम की जन्मस्थली का, राम जन्मभूमि का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, कितना बड़ा संयोग है। बहुत बढ़िया। और जहाँ भगवान राम कल्कि के रूप में आएंगे, भविष्य के अवतार का मंदिर बनना शुरू होगा 19 फरवरी को। आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। 19 फरवरी को भगवान श्री कल्कि के धाम के मंदिर के निर्माण के शिलान्यास में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कृष्णम जी, आपका। आभार। आपने द बिग बेंच से बात की, द बिग डायलॉग में। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों, द बिग बेंच में आप द बिग डायलॉग देख रहे थे, और बिग डायलॉग में आज वादे के मुताबिक हमने आपको प्रमोद कृष्णम जी से मिलवाया। आपने उनकी बेबाक राय न केवल सोशल मीडिया पर देखी और सुनी, बल्कि आज इस इंटरव्यू में भी आपने प्रमोद कृष्णम जी को और करीब से जाना। भारतीय राजनीति में मैं ये मानता हूँ कि प्रमोद कृष्णम एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी आवश्यकता है, बशर्ते उनकी पार्टी समझे न समझे, देर से समझे जल्दी समझे, ये पार्टी पर निर्भर करता है और देश की जनता पर निर्भर करता है। आज के इस इंटरव्यू में इतना ही। अगले द बिग डायलॉग में फिर एक बड़ी शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।